पति के मित्र हेमेंद्र को देखकर मैं मुग्ध हुई। इसका सानिध्य चाहा, पर एक आशंका से सदा घिरी रही। क्या विवाहिता और 2 बच्चों की माँ मैं स्वयं को इस आकर्षण से बचा पाऊंगी? अछूत कुंवारी कन्या सा मेरा दिल चौथी बार धड़क उठा, लेकिन इस बार दिल धड़का है तो मैं 28 साल की हूँ। 2 छोटे बच्चों, 8 साल की लड़की और 5 साल के लड़के की माँ हूँ। सबसे पहली बार जब दिल धड़का था तब मैं मात्र 10 साल की थी। तब न मैं प्यार का मतलब जानती थी, न दिल धड़कने का मतलब। लेकिन पता नहीं क्यों पड़ोस में गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका में रहने वाली बिटिया आई थी, जिसका 12 साल का लड़का था। गोरा, लाल भभुक्का, लाल शर्ट और नीली नेकर पहने जब माँ के पास अपनी माँ के साथ आया तो मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगा। उसे मैं माँ के पीछे छिपी देखती रही थी। अरे आंटी से नमस्ते वगैरह कुछ नहीं। आंटी ने मुझे खींचा तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। कितने दिन तक मेरी आंखों के सामने आता रहा था। माँ से बहुत बार कहा था, मम्मी वह आशु कितना गोरा है ना। हाँ बेटा, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है ना, तो अधिकतर सब गोरे होते हैं। सब गोरे होते हैं? यहाँ भी सर्दी पड़ती है, मैं इतनी गोरी क्यों नहीं? मैंने उस समय ही अपने हाथ और आशु के हाथ की तुलना की थी। खिला रंग भी उसके सामने काला लग रहा था। बहुत अच्छा लगा आशु, माँ खिलखिलाई थी। शादी कर दूँ उससे? शादी का अर्थ न जानते भी मैं शर्मा गई थी और कल्पना में अपने को स्टेज पर उसके साथ बैठे देखने लगी थी, क्योंकि शादी का इतना ही अर्थ जानती थी कि खूब सज कर स्टेज पर बैठा जाता है। लेकिन चित्र बहुत जल्दी धुंधला पड़ गया। दूसरी बार दिल तब धड़का जब मैं 14 साल की हो गई और शाहरुख की फिल्में एक के बाद एक हिट होने लगीं। शाहरुख का पर्दे पे जो चेहरा आता, मेरे दिल जोर से धड़क उठता। तब मैं पत्रिकाओं में छपी उसकी तस्वीरें काट कर अपनी किताबों में रखने लगी थी। उसकी फिल्म लगते ही घर में तूफान मचा देती। धीरे धीरे सब जान गए थे कि मैं शाहरुख की दीवानी हूँ और सब शाहरुख का नाम लेकर मुझे छेड़ने लगे थे। मैंने पढ़ा, शाहरुख की बीवी है गौरी, उसकी तस्वीर को पेंसिल से कट कर देती थी। पर मेरी दीवानगी पता नहीं कैसे धीरे धीरे कम होती गई। छेड़े जाने पर हल्के से मुस्कुरा देती थी। उम्र भी तो तब 17 साल की हो गई थी। तीसरी बार मेरा दिल धड़का था संगीत टीचर को देखकर। सुंदर, सौम्य, बेहद सधी सुरीली आवाज़। कवि हृदय जब स्कूल के हर कार्यक्रम में मधुर कंठ से कविता पाठ करते या गीत प्रस्तुत करते तो मैं मुग्ध से देखती रह जाती। अगर कविता पढ़ते मेरी ओर आंख पड़ जाती तो मेरी कान की लौ लाल हो उठती। मन ही मन मैं उनके साथ सुर में सुर मिलाती। टीवी पर गायक गायिकाओं के जोड़े को देखती तो उनमें भी मैं अपने को और टीचर को देखती। न जाने कितने सपने बुन डाले, लेकिन इंटर के बाद स्कूल बदल गया और वह अक्स भी धुंधला हो गया। अब मेरा दिल फिर से धड़का है हेमेंद्र को देखकर। जैसे मेरे सपनों का राजकुमार सामने आ गया हो। सुगठित, पतला, लंबा, गोरा, सपनीली आँखें। मैं उनमें बहती चली गई। मोहित सी बातें सुनती रही। मैं बात सुन अवश्य रही थी, पर जैसे वे ऊपर से गुजर रही हों। ठहाकों की आवाज़ से अचकचा उठी। जतिन कह उठे, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? चाय ठंडी हो चुकी थी। मैं अपने को सहज करने लगी। हेमेंद्र जतिन के बचपन का दोस्त था। 5 साल अमेरिका रहकर वापस आया था। उसके आगे जतिन का व्यक्तित्व एकदम फीका लग रहा था। डिनर बाहर करने का कार्यक्रम बना। झटपट 5 मिनट में तैयार होने वाली मैंने उस दिन आधा घंटा साज संवार में लगा दिया। चेहरे को कितनी बार साफ किया। पहली बार मुझे लगा मेरी कोहनी काली हो रही है। पहली बार बड़े गले के ब्लाउज में गर्दन काली सी लगी। पुराने पड़े लोशन ही लगाकर साफ की। साड़ी को घूम घूम कर कितनी बार देखा। लापरवाही से समेटे रहने वाले पल्लू को अच्छे से पिन में बांध कर जैसे सब कुछ समेट लेना चाहा हो। इन सबसे ऊपर एक अनजानी सी चाहत जैसे चेहरे की आभा को द्विगुणित कर रही थी। अरे वाह, आज क्या बात है,
जतिन की प्रशंसा भरी निगाहों ने गालों पर गुलाब तो बिखरा दिए, लेकिन चाहत कहीं और अटक गई। अगर यह बिजली हेमेंद्र पर गिरे तब ना। जल्दी चलो। दोनों बच्चे भी तब तक कपड़े बदल चुके थे। अंशु के बाल काटते बोली, जूते पहनो। हेमेंद्र कहाँ मिलेंगे? जतिन से पूछा। रेस्टोरेंट में ही मिलेगा। 8:30 बजे पहुँचेगा। अभी 8 बजे हैं। जतिन को कोई जल्दी नहीं थी। 3 बजे से हेमेंद्र के साथ था। ऑफिस से जल्दी उठा था जतिन। सुबह वहाँ भी काम था, जल्दी जल्दी वेबसाइट पूरी करके देनी थी, पर नहीं हो सका। ग्राहक से एक दिन रुकने के लिए कह हेमेंद्र को घर ले आया था। बचपन के दोस्त हेमेंद्र के साथ 5 साल का समय 2-3 घंटों में सिमट गया था। सोफे पर से जैसे शरीर को जबरदस्ती उठाया हो। अरे मन नहीं कर रहा है कहीं जाने को। अलसाए जतिन ने अंगड़ाई ली। आज बहुत थक गया। अभी तो वह है 3 दिन, मना कर देता हूँ। अरे ऐसे अच्छा लगता है कहीं? और फिर अब मेरे बस का नहीं है खाना बनाना, चलना तो पड़ेगा। मैं चिहुक उठी। बस 3 ही दिन हैं हेमेंद्र भाई, फिर कहाँ जा रहे हैं? अब कहीं ना कहीं जॉब करेगा। यहाँ तो उसके लायक कुछ मिलेगा नहीं। वैसे मन उसका फैक्ट्री लगाने का है, जतिन ने शर्ट बदलते हुए कहा। जतिन बच्चों को होटल का गार्डन ही दिखाता रह गया और मैं हेमेंद्र के साथ न जाने कब कदम से कदम मिलाती होटल के रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। बैरे ने कहा, एक्सक्यूज मी, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। टेबल बुक कर दूं मिस्टर एंड मिसेज? नहीं, हम लोग 5 हैं और अभी आ रहे हैं। मेरे गाल कान तक लाल हो उठे। तरक्की कर ली है अपने शहर ने, बढ़िया होटल है। हेमेंद्र का ध्यान और कहीं देखकर मैंने चैन की सांस ली, लेकिन चोर नज़र से अपने को एक बार देखा भी। काश वास्तव में मिस्टर एंड मिसेज होते। एकाएक जतिन पर खीज उठी। कहाँ रह गए? कब से कह रही थी, अब प्राइम टाइम हो गया, भीड़ हो जाती है, खाने के लिए वेट करो, कितना अजीब सा लगता है। आइए सोफे पर बैठते हैं। तभी जतिन और बच्चे आ गए। मम्मी, गार्डन बहुत सुंदर था, आप रुकी ही नहीं। मम्मी लौट कर देखिएगा, कितनी वैरायटी के फूल लगे हैं, जैसे फूलों की घाटी में आ गए हों। अगर समय हो तो अभी चलो। चलो ना मम्मी। अब बस टेबल खाली होने वाली है, नहीं तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने सारा ध्यान बच्चों पर केंद्रित करना चाहा। उस रात बार बार बेचैन सी मैं करवटें लेती रही। मुझे हुआ क्या है? क्यों मैं पराये पुरुष की ओर खींच रही हूँ? मेरी इतनी सुंदर गृहस्थी, 2 प्यारे प्यारे बच्चे और मैं इस उम्र में दूसरे व्यक्ति की ओर खींच रही हूँ। जतिन यदि ऐसा करे तो क्या वह सहन कर सकेगी? छी, मैं भी क्या सोच रही हूँ? जरा देर हंसना बोलना खींचना नहीं है। मैं तो सबसे हंसती बोलती हूँ, सोचते हुए अपने मन को स्थिर करना चाहा, लेकिन एकदम से हेमेंद्र का ठठाकर हंसता चेहरा सामने आ गया। उस चेहरे पर मोहित सी उसकी आंखें मुद गईं। सुबह अलसाई सी मैंने आंखें खोली और अचकचा कर उठ गई। अरे, यह तो धूप निकलने लगी। बच्चे स्कूल जाएंगे, उनका टिफ़िन? तेजी से उठकर देखा, बच्चे स्कूल जा चुके थे। जतिन दाढ़ी बनाने में व्यस्त था। अरे, मुझे जगाया क्यों नहीं? बच्चे क्या लेकर गए टिफ़िन? भूखे रह जाएंगे। इस समय बस उसे बच्चे ध्यान आ रहे थे। कैसे इतनी देर सो गई? तुम इतनी गहरी नींद में थी कि जगाने का मन नहीं हुआ। बिस्किट के पैकेट रख कर ले गए हैं, कुछ पैसे दे दिए हैं। कई दिन से स्कूल की कैंटीन के समोसे खाने को कह रहे थे। अब मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दो। कहता जतिन स्नान घर में घुस गया। अब तक मैं सब भूल अपनी दुनिया में वापस आ चुकी थी। मैंने जतिन के लिए नाश्ता तैयार किया। जब हेमेंद्र का जिक्र आता या जतिन के पास फ़ोन आता, एक हल्की सी हलचल दिन में होती अवश्य, लेकिन फिर मैं सामान्य हो जाती। लेकिन फिर एक दिन जैसे भूचाल आ गया हो। छुट्टी का दिन, हल्की हल्की बारिश, कभी आती कभी जाती। जतिन और मैं बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे कि नीचे जीप का हॉर्न बज उठा। चल यार, पिकनिक पर चलते हैं। नदी नाव से पार करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बरसों बीत गए नाव की सैर किए, आज मन कर रहा है। हेमेंद्र डाइनिंग टेबल से एक कुर्सी सरका कर वहीं आ गया। मैं चाय लाने उठने लगी तो एकदम से हेमेंद्र ने हाथ पकड़कर मुझे बैठा दिया। अरे आप कष्ट मत करिए, बैठे रहिए सामने। मैं एकदम पूरी की पूरी झंझना उठी, जैसे शरीर में जान ही नहीं रही हो। मैं बैठने लगी तो जतिन बोला, अरे कहने दो इसे, चाय तो ले आओ
और फिर एक तरफ हेमेंद्र कह रहा है पिकनिक चलें, तो बैठे रहने से चलोगी कैसे? बच्चों को भी तो तैयार करना होगा। थोड़ी पूरी और आलू भी तैयार कर लो। क्यों हेमेंद्र? यह बात तो है भाई, अन्नपूर्णा जब तक अन्न की आपूर्ति नहीं करेगी तो जंगल में मज़ा कैसे आएगा? हेमेंद्र एकदम हाथ पैर फैलाकर बैठ गया। 7 साल में पहली बार मैं ऐसे पिकनिक मनाने आई थी। शहर में इतनी सुंदर जगह भी है? मैं दंग रह गई। नदी का किनारा, बालू के बाद खेत, बीच बीच में खड़े विशाल पेड़, एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सामान जमाया। हेमेंद्र जी, आप ले आए तो आ गए, नहीं तो आपके दोस्त तो एकदम नीरस हैं। बताइए, कभी नदी में नाव की सैर भी नहीं कराई। कितना मज़ा आया है ना बच्चों? पापा कभी लाए? हाँ, पर छुट्टी में पिक्चर से पीछा छूटे तब ना। यार बोर हो गया पिक्चर देख देख कर। जतिन पीठ के बल सीधे लेट गया। दूर एक मंदिर का शिखर दिख रहा था। उत्साहित मैं बोली, अरे किसका मंदिर है? चलो उठो देखाएं। चलो बच्चों चलो। शुभी और अंशु जूते पहनने लगे, पर जतिन हिला भी नहीं। मेरे बस का नहीं है। अरे शिव जी का छोटा सा मंदिर है, बहुत पुराना, क्या देखना? तुम देखाओ, मैं तो सो रहा हूँ। अरे चल यार, उसके पीछे कैथ और बेल का पेड़ था ना, चल कैथ खाते हैं। अंशु कभी कैथ खाया है? हेमेंद्र उठते हुए बोला। यह क्या होता है अंकल? अंशु बोला। अरे खट्टा खट्टा होता है, नमक से खाओ, मज़ा आता है। बचपन में बहुत खाया है। हेमेंद्र बचपन की स्मृतियों में डूब गया। अरे इमली, कतारें, कैथ सब भूल जा, याद रख चॉकलेट, टॉफ़ी, पेस्ट्री। चल क्या हवा है, मुझे सोने दे, कह जतिन करवट ले लेट गया। उधर बच्चों के साथ मेरा बचपन लौट आया। बच्चों के साथ दौड़ती हुई मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची और फिर 1 2 3 करते सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर मैं थक कर मुंडेर पर बैठ गई। तब तक हेमेंद्र भी ऊपर आ गया था। न जाने कहाँ से एक बूढ़ी भिखारी ना गई। भगवान जोड़ी बनाए रखे, बच्चे सुखी रखे, कुछ दे जा बेटी। एक तो दौड़कर चढ़ने से मेरा चेहरा लाल हो उठा था। भिखारिन की बात से सारा रक्त चेहरे पर आ गया। मेरी नज़रें हेमेंद्र से मिली। हेमेंद्र की नज़रें मुझ पर जमी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मेरी निगाहें झुक गईं। एकदम उठकर मैं मंदिर में चली गई। हे भगवान, यह मुझे क्या हो रहा है? बचा लो मुझे। जानती हूँ यह बर्बादी है। मेरी आंखें भर आईं। हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। अरे बाप रे, क्या भगवान से सब कुछ मांग लोगी? कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दो। हेमेंद्र की बात से लज्जाकर आंखें खोल दी। चंचलता कहीं गुम हो गई। धीर गंभीर मैं शाम तक चुप चुप सी रही। नाव में एक ही तरफ बैठे हेमेंद्र और मेरा अक्स नदी में पड़ रहे थे। मैं गौर से उन घुलते मिलते अक्स को देख रही थी कि जतिन की आवाज़ सुनाई दी। अंशु, सुभी देखो मछली। अरे पापा, कितनी बड़ी मछली। उत्साह से अंशु झुक रहा था कि जतिन ने उसे पकड़ लिया। ज़्यादा मत उछल, गिर जाएगा। नाव है, डगमगा गई तो पलट जाएगी ना। जैसे होश में आ गई मैं भी तो जिंदगी की नाव में सवार हूँ। डगमगा गई तो नाव ही पलट जाएगी। मैंने अपनी निगाहें अक्स पर से हटा लीं। नाव किनारे लगी। जैसे ही हेमेंद्र उतरने लगा, नाव हिली और हेमेंद्र गिरते गिरते बचा। एकदम से क्रोध से उसने मल्लाह की गर्दन पकड़ ली। आंखें जैसे निकल पड़ेंगी। अंशु एकदम सहम कर पापा से चिपक गया। जतिन ने धीरे से मल्लाह को छुड़ाया और उसे पैसे देकर विदा किया। हेमेंद्र के उस स्वाभाविक होने में बहुत समय लगा। काफ़ी पीकर जरा वह ठीक हुआ। घर पहुंचकर अंशु जूते उतारता हुआ बोला, बाप रे, अंकल कितना गुस्सा हो रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था उनसे। सुभी भी अपने जूते उतारते हुए बोली, हमारे पापा तो इतना गुस्सा कभी नहीं होते। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, मम्मी है ना। अंशु की बात से मेरे हाथ एकदम कांप उठे। मैं पसीना पसीना हो उठी। मैं किस मरीचिका के पीछे भाग रही हूँ। अपनी नाव डगमगाने नहीं दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा और कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।